नमस्कार। ऐसा कहा जाता है कि जब शब्द मौन हो जाते हैं तो सुर बोलने लगते हैं और हर दर्द मधुर हो जाता है। गायन वह तप या तपस्या है जिसमें आत्मा सुर बन जाती है और सांसें ताल। तभी तो कहा जाता है कि गायक की असली पहचान उसकी आवाज़ में नहीं, उसकी आत्मा की गूंज में होती है। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही गायक से जो जब गाते हैं तो शब्द उनकी आत्मा की गूंज बनकर श्रोताओं से कनेक्ट करते हैं। सिद्धार्थ कौल जी, सर आपका एक्साइटेड स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश्वर जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद, अपने हमारे सुनने वालों को धन्यवाद। सर मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम आपकी म्यूज़िक में, इस फील्ड में जो यात्रा रही है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हो जाए। राजेश्वर जी, ऐसा बताऊं मैं कि जहाँ तक ये म्यूज़िक यात्रा का सवाल है, एक आर्टिस्ट जो है वो बनाया नहीं जाता, जन्मजात उसमें रहता है। आर्टिस्ट जो है गॉड ऑर्डेंड है, ऊपर से बन के आता है जी। अगर भगवान ने आपके गले में सुर डाला है तब आप ये काम कर सकते हैं, गाने का काम जी। नहीं तो आपको कोई बोलेगा आज ही आपको हम सिंगर बना देंगे, आप सीखिए, वो नहीं हो सकता। आपने कब महसूस किया कि आप में वह प्रतिभा है? मेरा रुझान जो था शुरू से ही, ये होता है शुरू से, जिसको इसमें इसका नैक हो इस चीज़ का। हाँ। तो गाने अच्छे लगते थे। अच्छा। अब जैसे रफ़ी साहब के गाने लगते थे, मुकेश जी के थे, सहगल साहब के गाने थे, तो जब सुनता था मैं तो कुछ अजीब सा लगता था कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है जी। तो मैं भी ऐसा गा सकता हूँ क्या? अच्छा। तो आस्ते आस्ते फिर जब मैं स्कूल में एंटर हुआ जी, थोड़ा थोड़ा मैंने नकल करना शुरू किया ये सिंगर्स के गाने। अच्छा। तो बाकी लोग भी जब सुनने लगे तो वो कहते हैं यार ठीक ठीक, प्रोत्साहन मिलने लगा। प्रोत्साहन मिलने लगा तो फिर आगे बढ़ते गए फिर। तो आपने विधिवत तौर पर इसकी शिक्षा कब ली? मेरे गुरु जो हैं वो पंडित शंभुनाथ सोपोरी साहब हैं, जो लेट भजन जी सोपोरी साहब जो हैं उनके फादर। उनका बहुत बड़ा नाम है जी, पिताजी का भी, उनके बेटे का, उनके बेटे का फिर जी। मैं उनसे सीखता था वहाँ श्रीनगर में। अब क्योंकि मैं प्रोफेशनली मैं तो इंजीनियर था, इसलिए मैं उतना जस्टिस कर नहीं पाया है इस। कितने साल तक आपने? मैं 3 साल तक सीखा। तो बेसिक नॉलेज आपने ले लिया? बेसिक नॉलेज मैंने ली। तो उसके बाद आप लाइट म्यूजिक फिर भजन जी प्रोग्राम करते थे वहाँ इसमें रेडियो कश्मीर में। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को फिर वहाँ पे बुलाया। शुरू में पहले वहाँ यूथ प्रोग्राम्स होते थे। युवानी सर्विस। युवानी, हाँ, युवानी सर्विस का बहुत बड़ा रोल रहा है आर्टिस्ट को निखारने के लिए जी। तो उसमें पहले देते थे, बाद में फिर ऑडिशन वगैरह हो के फिर अप्रूव जब हो गए तो फिर भजन जी वो मेरे को रेगुलर प्रोग्राम से बुलाते थे। अच्छा। तो वहाँ पे गाते थे। आप फोक गाया करते थे कि नहीं, फोक भी, एवरीथिंग। अच्छा। फोक भी, गजल भी। अच्छा। कश्मीरी भी, हर एक चीज़। हिंदी और कश्मीरी दोनों में? दोनों। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप गुनगुना सकें, आपकी मर्जी का, चाहे कश्मीरी हो या हिंदी हो, उर्दू हो, इवन अगर कुछ याद आ रहा है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। ये गाना सुनते हुए मुझे ऐसे अनुभव हो रहा है कि या तो आप मुकेश जी से काफ़ी प्रभावित रहे हैं या उनकी आवाज़ से थोड़ी आपकी आवाज़ मिलती है, गायन शैली वैसी। वो कुछ नोट्स थे मेरी वॉइस में जो आइडेंटिकल थे, उनसे आइडेंटिफाई हो जाते थे। फिर वो कहने लगे आप यू आर मुकेश ऑफ दिस, मुकेश ऑफ ये, मुझे फिर वो अच्छा नहीं लगने लगा। कहा जाता है क्योंकि सही बात, आई लॉस्ट माई ओन आइडेंटिटी इस चक्कर में। और जब मैं अपना गाना भी गाऊं तो मेरे ये तो वो उसका कॉपी कर रहा है। वैसे आप किससे प्रभावित रहे हैं एज सिंगर? एज सिंगर जी, तो रफ़ी साहब का तो जवाब ही नहीं है। उसको वर्सेटाइल थे हर चीज़ में। लेकिन रफ़ी साहब तो सीखे हुए थे, है ना? लेकिन किशोर जी ने सीखा नहीं।
उसको क्या आप कहेंगे? वर्सटैलिटी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है उनमें तो वो बॉर्न टैलेंट था उनमें। जैसे आपने कहा कि आपने गाने सुने, जी, प्रभावित हुए, जी, जी, इस तरफ और भी रुझान बढ़ा। जी जी। आकाशवाणी को कितना क्रेडिट देना चाहेंगे? आकाशवाणी से ही ज़्यादा चला अपना गाना तो, क्योंकि रेगुलर प्रोग्राम जब मिलते थे तो रेगुलरली गाने वहाँ गाया करते थे, कश्मीरी भी, उर्दू भी, या कभी ये बनती थी, ये टीवी फिल्म्स भी बनती थी, उनका जो ट्रैक सॉन्ग्स वगैरह होते थे, टाइटल सॉन्ग्स वगैरह। जी, जी। सर आपने क्योंकि जॉब के साथ इस शो को भी जारी रखा, जी आमतौर पर कहा जाता है कि जब आदमी जॉब में होता है वो भी 24/7 ही समझिए आप जॉब जी, को, जी। कैसे आप बैलेंस कर पाते थे? मैं ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर जो लोग जॉब करते हैं या तो बहानेबाजी करते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें शौक है हम कर नहीं पाते, टाइम नहीं है, या फिर लोग भी पूछा करते हैं, जो लोग ये सामंजस्य बिठाते हैं उनसे आमतौर पर ये क्वेश्चन किया जाता है कि कैसे करते हो आप, बैलेंस कैसे? अब मैं यही बताऊंगा आपको कि क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, तो कभी कभी तो मैं ये सोचता था मैं गलत प्रोफेशन में आ गया, इंजीनियरिंग में मुझे म्यूज़िक में ही होना चाहिए था। एनीवे जब फंस गए उसमें तो वो जॉब तो चलना ही चलना था, लेकिन साथ में तो मैं ये प्रोग्राम्स करता था, किसी भी सूरत में अपना टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग में करता रहता था। आपको म्यूज़िक किस हद तक वह रिलैक्सेशन दे पाता था कि आप जॉब पे भी पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाते? एक बात बताऊं आपको कि मैं रियाज डेली करता था। अच्छा। एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज रियाज। यू आर इन यूनिसन विद गॉड। आप जब रियाज करते हैं, आंखें बंद कीजिए, आपको प्रभु नजर आएंगे। क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें तो क्लासिकल म्यूज़िक हमारी पहचान है, हमारा अस्तित्व है, लेकिन आज का दौर उसमें क्लासिकल म्यूज़िक को क्या इतना प्रमोशन मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा। और कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या लोगों में रुझान की कमी है कि इस फील्ड में लोग आ नहीं रहे, या फिर सरकार की तरफ से वह प्रोत्साहन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस बूस्ट नहीं कर पाती और आर्ट प्रमोटर्स फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते? ऐसी बात नहीं है, चक्कर तो ये है कि अब लोग एकदम से जंप करना चाहते हैं। अच्छा। भाई थोड़ा गाना अच्छा गा रहा है कोई तो चला गया कहीं कंसर्ट में गाने, ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले उसको 3-4 साल थोड़ा सीखना चाहिए, क्लासिकल सीखना चाहिए, जब तक उसकी पूरी आवाज़ बन जाए। और इनिशियल ईयर्स जो होते हैं वो अब टीनेज ईयर्स ही होते हैं, जिसमें एक इंसान की आवाज़ बन जाती है, अधपकी रहती है, उसको बनाना भी पड़ता है। नहीं तो आवाज़, नहीं तो आप सिर्फ ये नकल करते रहे तो उससे फिर बात बनती नहीं है। सर जब आपने गाना आरंभ किया, आकाशवाणी हो गई या दूरदर्शन हो गया, तो उसमें जब आप गाते थे तो लाइव रिकॉर्डिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भी सामने रहते थे। बिल्कुल। आज के दौर में अब ट्रैक सिस्टम आ गया है। अब ट्रैक सिस्टम से एक एडवांटेज है कि टाइम बचता है हर एक का, क्योंकि अब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर ने आपका ट्रैक बना लिया, अब उसको वेट नहीं करना है सिंगर का, नहीं जी वो आएगा ये आएगा, ट्रैक उसने बना लिया, जब सिंगर के पास फुर्सत हो वो जाता है अपना रिकॉर्ड कर लेता है। आप समझते हैं कि ये लेकिन पहले के ज़माने में आपको लगता है एक महीना लगता था इनको प्लेबैक सिंगर्स को रिकॉर्ड करने में, एक महीना। लेकिन सर क्या वह फील आ पाती है जब आप सभी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले सामने बैठे हैं, गाने वाला यहाँ बैठा है, ड्यूट गा रहे हैं तो साथ वाली सिंगर या सिंगर भी बैठा हुआ है, कोरस भी बैठा हुआ है, तो वह फील क्या अब मैकेनिकल नहीं लगता? वो लगता है, वो लगता है मैकेनिकल। क्या इसलिए कहा जाता है कि जो सदाबहार गाने हैं वही हैं जो लाइव रिकॉर्डिंग हुई? सही बात है। जो ऑर्केस्ट्रा के साथ जो गाना है वो अलग ही बात है। वो तो जो ट्रैक पे गाने गाता है जी, लाइव परफॉर्मेंस दे पाता है क्या? जी। जो सिर्फ ट्रैक्स पे ही डिपेंडेंट रहे कि मैं 20 बार एक लाइन को गाऊंगा, अरेंजर बेस्ट लाइन वहाँ से उठाएगा, और जब एडिटेड पोर्शन बाहर आएगा, एडिटिंग के बाद तो कमाल है, जी, लेकिन अगर उसको लाइव गाना पड़े तो पॉसिबिलिटी है कि वैसा इम्पैक्ट जमा पाएगा? वैसा जमा नहीं सकता जब तक उसमें पूरा क्लासिकल बेस नहीं होगा। जी। म्यूज़िक जो आज के दौर में चल रहा है, जो आपने सुना, आपने गाया, उसमें क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? फील, वो कनेक्शन है क्या? ग्रेट सिंगर जगजीत सिंह जी जो है
वो कहते थे कि ये आजकल का जो म्यूजिक है वो ऑर्गेनाइज्ड शोर है। शोर है। वो इसको बोलते थे ऑर्गेनाइज्ड शोर। तो इसका कारण ये तो नहीं कि वेस्टर्न म्यूजिक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा? वही है ना, और क्या। पहले जो राग बेस्ड होते थे गाने सारे, तो उनका इम्पैक्ट होता था, आपके माइंड में वो ट्यून रह जाती थी, अभी भी रहती है। जी जी। एक बार सुनो, आजकल के गाने आप 2 बार सुनो तो 30 बार माइंड से निकल जाता है, नहीं? जो म्यूजिक है सर, उसके अगर आपने जीवन में ढालना है या सीखना है, या एज सिंगर या इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला अपने आप को एक्सेल करना है, पेशेंस कहाँ तक उत्तरदायी है? पेशेंस तो है ही, वो तो बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, वो बहुत ज़रूरी है, मेहनत और पेशेंस। और जब तक उसमें वो परफेक्शन ना आए तब तक उसको कर लेना चाहिए, करते रहना चाहिए। अगर बात को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे, क्योंकि आपने वो शुरुआत की मुकेश जी के गाने से ना, कोई कश्मीरी गाना या कोई क्लासिकल आलाप, जो भी आपकी मन करता हो या याद आ पड़ रहा हो। कश्मीरी गाना चाहिए, आपकी मर्जी है। एकदम से रिकॉल करना बड़ा टफ हो जाता है कई बार। एकदम से मुश्किल हो जाता है। हाँ। कश्मीरी, हिंदी, जो भी आपका मन करे। कुछ याद आ नहीं रहा अभी तक। चलो हिंदी 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 कोई है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या बात है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। आनंद बख्शी साहब के बोल हैं और कितना फिट बैठता है जिंदगी में। और आपकी कसम का ये गाना है, जी, ये जी। ट्रांजिशन है, मतलब राजेश खन्ना एकदम से शिफ्ट ओवर होता है उनका, है ना, एज की आगे। कितने बंदों से आप मिलते हैं जिंदगी में, उसके बाद पता नहीं हजारों कितने सालों बाद आप मिलते ही नहीं है। और जो शिफ्ट ओवर है सर, मुझे लगता है संतूर से वो शिफ्ट ओवर है शायद, हाँ, है ना। यस, यस, जब वो कश्मीर के वो यस, थोड़े यस, से यस। पेड़, वो चिनार है ना नजर आता है, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो वो देखिए सर, जब पुरानी फिल्में बना करती थी, गीत लिखे जाया करते थे, म्यूजिक दिया जाता था, जी। गाने वाले होते थे, एक सीक्वेंस को जिया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इतनी शार्प कटिंग्स में, कंप्यूटराइज कटिंग में वह चीज़, वह फील मर जाती है कहीं पे। कुछ नहीं। वो लाइफ नहीं है अब उसमें जो पहले होती थी ना, जैसे जो इंटरेस्ट बनता था पहले की फिल्मों में, वो है नहीं अब। क्या आप समझते हैं कि क्रिएटिविटी को भी थ्रेट है टेक्निक के ज़्यादा आने से? टेक्निक क्या क्रिएटिविटी पे टेक्निक हावी तो नहीं होगी? नहीं, टेक्निक तो हावी नहीं होगी जहाँ तक आप अपना ये रियाज चालू रखें, अपनी प्रैक्टिस चालू रखें। वो क्रिएटिव, वो टेक्निक क्यों चालू, ये टेक्निक तो अच्छा ही है, जितना टेक्निक बढ़ेगी उतना आपका गाना भी सुधर सकता है, ऐसा नहीं। जम्मू व कश्मीर में अगर मंच की बात करें तो इनिशियल स्टेज पे अगर एक्टर को पूछिए या इवन सिंगर्स को भी पूछें तो रामलीला उनका पहला मंच रहा है। रामलीला वो स्टेज थी जहाँ से हर किसी आर्टिस्ट को एक्सपोजर मिला करता था। उसके बाद आगे बात फिर आकाशवाणी, जी जी, जिसे रेडियो कहा करते थे पहले, उसके बाद फिर टेलीविज़न। जी। फिल्में तो खैर जम्मू व कश्मीर में इतनी बनी नहीं, तो उसे एक्सपोजर उस पॉइंट पे था भी नहीं। लेकिन आज के दौर में अब ये सारे मंच लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि बजट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। प्रसार भारती बोर्ड आने के बाद ना तो आकाशवाणी में काम है, ना फिर यहाँ पे टेलीविज़न में भी काम नहीं है। जी जी। कभी 3 चैनल हुआ करते थे, डीडी श्रीनगर, डीडी जम्मू, डीडी कश्मीर। आज एक भी चैनल पे काम नहीं है। तो फिर एक्सपोजर के लिए आर्टिस्ट क्या करें? क्या करें, अब ये प्रोग्राम ही जो ऑर्गेनाइज करते हैं बाहर के लोग, स्पॉन्सर्स वगैरह, उन्हीं पे डिपेंड करते हैं, और क्या करते हैं। क्या आपको महसूस होता है कि क्योंकि आप जिस दौर में गाया करते थे तब ये तीनों प्लेटफार्म्स भरपूर थे? बिल्कुल, है ना, भरपूर तब काम बहुत ज़्यादा अधिक था, काफ़ी था, तो आपने महसूस नहीं किया। लेकिन आज क्योंकि आप पूना में सेटल्ड हैं, बाहर जाते रहते, बेंगलोर में जाते हैं बेटे के पास, तो वहाँ पे तो आर्ट बड़ा फूला फला हुआ है, बिल्कुल, है ना। तो आप नहीं समझते कि जम्मू व कश्मीर के आर्टिस्ट्स को सिर्फ गवर्नमेंट
ऑर्गेनाइजेशंस पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए एक्सपोजर के लिए? ऐसी बात नहीं है। अब ये यहाँ के आर्टिस्ट भी बाहर जाके प्रोग्राम्स करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोकल लेवल पे मंच उपलब्ध नहीं है। लोकल लेवल पे उतना अपलिफ्टमेंट है नहीं। क्लासिकल म्यूज़िक की हालात जो आप देखते हैं कैसा महसूस करते हैं? हालात ये है कि मतलब मेरा तो कहना ये है कि सीखना चाहिए। तो सिखाने के लिए वह गुरु शिष्य परंपरा अभी है होनी क्या? चाहिए। है, क्यों नहीं है। अच्छा। जिसको सीखना हो वो सीखेगा, जरूर सीखेगा। उसे गुरु भी मिल जाता है। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। नौजवान तबके को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपको अपने अस्तित्व को मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले क्लासिकल सीखो, 3-4 साल अच्छी तरह। गाना हो तो अपनी आवाज़ को पहले बनाओ जी। और वो आप क्या यही 15-16 साल तक की आवाज़ जो है अपनी आपकी बन जाती है। जी जी। उसके बाद स्मूथली चलता है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें तो क्या यह भी आवश्यक है कि आपको साइड वाइज एक ट्रैक और रखना चाहिए जहां से आप कमा सकें और एक तरफ आप अपने शौक को पूरा कर सकें, या सिर्फ प्रोफेशनली ही इसको अडॉप्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है क्या सर्वाइवल की? क्यों नहीं है। अगर अच्छा एक्सेलिंग आर्टिस्ट होगा तो वो काफ़ी पैसे कमाते हैं आजकल तो। लेकिन उसके लिए निरंतर अभ्यास तो होना ही चाहिए। हाँ। तो कहीं कहीं लक फैक्टर भी मैटर करता है। हाँ, लक फैक्टर भी है। वो तो है ही। जम्मू व कश्मीर कभी हब हुआ करता था, है ना, इन क्लासिकल म्यूजिक को ले लीजिए, क्लासिकल डांसेस को ले लीजिए, फोक को ले लीजिए। बिल्कुल। अब आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं जम्मू व कश्मीर को जब आप कंपेयर करते हैं बाकी स्टेट्स के साथ? जम्मू कश्मीर में ही ज़्यादा फंक्शन होते थे। मुझे याद है अभी जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वो वहाँ टैगोर हॉल में आते थे हर साल आते थे और परफॉर्म करते थे। बड़े बड़े आर्टिस्ट, ये बेगम अख्तर साहिबा वगैरह। अच्छा। बड़े बड़े आर्टिस्ट, ये निर्मला अरुण है, ये गोविंदा जी की मदर जो है, हाँ, बहुत अच्छा वो गज़ल गाती थी। वो भी वहाँ के बहुत प्रोग्राम देती थी। कितने अच्छे अच्छे सिंगर आते थे वहाँ हर साल। लेकिन आजकल वह दौर, आज का मुझे इतना लगता नहीं है कि अब आते हैं। उम्मीद करेंगे कि वह सुनहरी दौर फिर से लौटेगा। जी हाँ। बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े क्लासिकल म्यूजिक बजाने वाले यहाँ पे आएंगे। जी हाँ। और यहाँ के लोकल टैलेंट को भी इंस्पायर कर पाएंगे, तभी एक मूवमेंट भी चल पाएगी। सर मैं एक ही चीज़ आपको बताऊं कि गाना वो है जो दिल को लगे। जी। क्यों जी? बिल्कुल। म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज, है ना, चाहे किसी भाषा में हो। जो गाना आपके दिल को चीर जाए वो म्यूजिक है। उम्मीद करेंगे कि नौजवान ये नब्ज पकड़ भी पाएंगे। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी सिद्धार्थ कौल जी से। उन्होंने कहा कि म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, उसकी एक अपनी भाषा होती है और वह भाषा सिर्फ आपके दिल से कनेक्ट करती है। उम्मीद करेंगे कि म्यूज़िक के फील्ड वाले भी जान पाएंगे, पहचान पाएंगे ये सच्चाई, और म्यूज़िक लवर भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।